अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 17। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, हैमरेज एंड शॉक। सो पहले इसमें हैमरेज पोर्शन है। हैमरेज होता क्या है, पुरानी चीज़ें सारी, ठीक है, बस एक बार रिवीजन हो जाएगी, थोड़ी आपकी नज़र से गुजर जाएंगी चीज़ें। हैमरेज इज़ डिफाइंड एज एक्यूट लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, कि कोई आर्टरी या कोई कैपिलरी या कुछ भी वेन कुछ भी रप्चर हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लोइंग ब्लड फ्लो था, जो सर्कुलेट कर रहा था आपका ब्लड, वो क्या होता है कि वो लॉस हो जाता है, ठीक है। अब आर्टीरियल हो सकता है, वीनस हो सकता है, कैपिलरी से हो सकता है। आर्टीरियल होता है अगर आर्टरी से ब्लड निकला है ना, हैमरेज जो हुआ है तो ब्लड आर्टरी से निकला है, तो वो ब्राइट रेड कलर का होगा और जो है जब वो निकलेगा ना तो ऐसे जैसे कोई फवारा छूटा है, ठीक है, एक स्पीड से निकलेगा और ये राइज एंड फॉल करेगा कि एकदम इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देगी फिर स्लो हो जाएगी। जैसे पल्स आती है ना, कि जैसे पल्स आएगी तब इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके बाद कम हो जाएगा, ये इस तरह वाला सीन चलेगा आर्टीरियल अगर हैमरेज होगा, ठीक है। वीनस हैमरेज जो होता है इसका कलर डार्क होता है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और इसका फ्लो जो होता है वो स्टडी होता है, ठीक है, कि अगर निकलना शुरू हुआ है तो आराम आराम से निकलेगा, ये अप एंड डाउन नहीं होता। उसके बाद कैपिलरी हैमरेज जो होता है इसका कलर भी ब्राइट रेड होता है और हैमरेज जो है ये रैपिड और ऊजिंग ब्लड का आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड आता है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं होता यहाँ से अगर कैपिलरी डैमेज हुए तो। उसके अलावा हैमरेज वूंड्स की वजह, यानी कि इसे वूंड के अंदर हैमरेज भी हो सकता है। व्हेन अ वूंड इज सस्टेन्ड सर्जरी ट्रॉमा हैमरेज में टेक प्लेस आइदर इमीडिएटली, ठीक है, कि वूंड्स की वजह से वूंड के अंदर भी हैमरेजेस हो सकते हैं, फ़ौरन भी हो सकते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, रिएक्शनरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हैमरेज क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इंजरी और ऑपरेशन, ठीक है, तो उसी टाइम ऑपरेशन के दौरान जो आपने वूंड था वहाँ से हैमरेज हो गया वहाँ पे। सो रिएक्शनरी हैमरेज होता है 24 घंटे के बाद, मेनली ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ लाइगेचर और लॉस ऑफ आर्टीरियल स्पैजम, क्लॉट डिसलॉजमेंट और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर आफ्टर रिसोसिटेशन। कि क्या हुआ है कि सर्जरी हो गई थी, जो लाइगेचर्स आपने लगाए थे वो लॉस हो गए, ठीक है, या स्लिप हो गए हैं, या फिर जो आर्टरी थी उसका स्पैजम हुआ था, यानी कि क्लॉट बन जाता है ना उसको बंद करने के लिए, तो वो क्लॉट जो है वो डिसलॉज हो गया, ठीक है, दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। या फिर है कि ब्लड प्रेशर जो है रिसोसिटेशन के बाद इंक्रीज़ हो गया, उस ब्लड प्रेशर की वजह से जो है वो दोबारा से हैमरेज हो गया है। सो ये रिएक्शनरी हैमरेज होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर होगा। देन सेकेंडरी हैमरेज आ जाता है। सेकेंडरी हैमरेज होता है 7 से 14 दिन के बाद, ठीक है, इन डेज़ के अंदर अंदर होता है, यानी ऑपरेशन के 7 से 14 दिन के अंदर। रीज़न क्या है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्लगिंग ऑफ द वेसल वॉल ड्यू टू इन्फेक्शन और प्रेशर नेक्रोसिस, ठीक है, कि जो स्लफिंग या स्लगिंग जो भी आपको ईजी लगे कि इन्फेक्शन हो गया है। दूसरा जो है वेसल वॉल की स्लफिंग हो गई है, जिसकी इन्फेक्शन की वजह से स्लफिंग हो जाती है, इंटैगो में आपने पढ़ा था, ठीक है, और प्रेशर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी, ये जो नेक्रोसिस है उसको होते होते टाइम लगेगा, इन्फेक्शन को बढ़ते बढ़ते टाइम लगेगा, इसलिए 7 से 14 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। तो ये है सेकेंडरी हैमरेज। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, प्रेशर ऑफ अ ड्रेनेज ट्यूब या फिर फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन्स, कि जो आपने ड्रेनेज ट्यूब डाली थी उसने प्रेशर डाला, उसकी वजह से हो सकता है, या कोई बोन का फ्रैगमेंट है उसने प्रेशर डाला है। उसके बाद हैमरेजेस में ऑल्सो भी, अब हैमरेजेस को फर्दर और इन्होंने क्लासीफाई किया कि एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल वो जो आपको नज़र आए, विजिबल होता है, ठीक है। इंटरनल वो होता है जो बॉडी के अंदर होता है, इनविजिबल होता है, लाइक स्प्लीन रप्चर हो गया, लिवर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। उसके अलावा और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की बेस के ऊपर भी हम हैमरेजेस को क्लासीफाई करते हैं, लाइक एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज, तो नाम से पता चल रहा है ड्यूरा के बाहर हुआ है। सब ड्यूरल और सब एरेक्नॉइड्स, यानी कि इस स्पेस में हुआ है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में। उसके अलावा इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज क्या है, सेरिब्रल आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये अपने ऑर्गन्स जहाँ पे मौजूद हैं, जो ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है उसके नाम के बेसिस पे भी इसको डिफ़ाइन कर देते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं हम हैमरेजेस को। तो अब जो है क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं हैमरेज के, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है, कि क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, जितना ब्लड लॉस होगा उस हिसाब से आएंगे। माइनर ब्लड लॉस होता है तो एसिम्टोमेटिक, इतना पता नहीं चलता। मॉडरेट होगा तो टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, जो हाइपोवोलीमिया के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं ना, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन, ये ज़रूर आएंगे। उसके अलावा पैलर और लो यूरिन आउटपुट। लेकिन अगर सिवियर हैमरेज हो गया, बहुत ज़्यादा खून निकल गया, तो बंदा कन्फ्यूजनल स्टेट में चला जाएगा, यानी ब्रेन को भी सप्लाई ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, तो बंदा कन्फ्यूजन में, ब्रैडीकार्डिया या इरिवर्सिबल शॉक हो सकता है। अब इसके क्लासेस, इसी बेस पे क्लासेस में 4 क्लासेस बनाई गई हैं, उस पर डिवाइड कर दिया गया है। क्लास 1 हैमरेज होता है तकरीबन 15% ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। ये तकरीबन वो कंडीशन है जब आप ब्लड डोनेट करके आते हो तो तकरीबन आप अपना 15% ब्लड दे के आते हो, तो उस तरह की कंडीशन मान जाती है इसमें।
क्लास 2 जो होती है 15 से 30% हैमरेज, और इसकी ये अनकॉम्प्लिकेटेड हैमरेज होता तो हैमरेज ही है, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ अभी। तो इसमें क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स रिसोसिटेशन कर लेते हैं। वो इससे पहले एक चैप्टर है उसमें फ्लूइड रिसोसिटेशन का पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें क्रिस्टलॉइड्स जो हैं वो फ्लूइड लगा देना है हमने। क्लास 3 जो है ये 30 to 40% जो है ब्लड लॉस हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड हैमरेज है। वो पीछे वाला क्या था, वो अनकॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, और 30% तक ब्लड लॉस हुआ था इसमें। यहाँ पे 40% तक हो गया और ये कॉम्प्लिकेट कर गया है। इसमें एटलीस्ट क्रिस्टलाइज्ड इन्फ्यूजन इज़ रिक्वायर्ड एंड परहैप्स आल्सो ब्लड रिप्लेसमेंट। कि क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन तो लगेगी ही लगेगी, उसके साथ साथ ब्लड रिप्लेसमेंट भी होगी, ब्लड भी लगेगा। और क्लास 4 वाले जो होते हैं उनमें 40% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। ये प्री टर्मिनल इवेंट होता है। अनलेस ए वेरी एग्रेसिव मेजर्स आर टेकन द पेशेंट विल डाई विद इन मिनट्स, ठीक है, कि अगर फ़ौरन आप अग्रेसिव मेजरमेंट्स कर लो, मैनेजमेंट इसकी कर लो, तो बंदा बच सकता है, वरना बंदे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लासेस जो हैं उनको थोड़ा डिटेल से उन्होंने इस टेबल में लिखा है, ठीक है। कि ब्लड लॉस देखें एमएल्स में, क्लास 1 में तकरीबन हमारा 5 लीटर ब्लड है ना, ठीक है, टोटल जो है हमने एवरेज जो है हम कहते हैं वो 5 लीटर एक बंदे में होता है, तो उसका 15% 750 होता है, ठीक है। तो 750 क्लास 1 में लॉस होता है, क्लास 2 में 750 से 1500, ठीक है, क्लास 3 में 1500 से 2000 और क्लास 4 में 2000 से ज़्यादा, यानी कि जो आपका 5 लीटर ब्लड है उसमें से 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। उसके बाद ब्लड लॉस परसेंटेजेस में आपने देख लिया था 15%, 15 to 30%, 30 to 40 और मोर देन 40। पल्स रेट जो होता है क्लास 1 में ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ तो पल्स रेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगी, 100 से कम ही रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे हाइपोवोलीमिया होता है, टैकीकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया की वजह से पल्स इंक्रीज़ होती है। तो क्लास 2 में थोड़ा सा टैकीकार्डिया स्टार्ट हो गया है, पल्स रेट इंक्रीज़ कर गया है, तकरीबन 120 तक जाएगी। क्लास 3 में 140 तक और क्लास 4 में 140 से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है क्लास 1 और 2 में नॉर्मल रहता है, ठीक है, और फिर आहिस्ता 3 और 4 में फिर बीपी कम होना शुरू हो जाता है। हाइपोटेंशन जो है हाइपोवोलीमिया का साइन है ना, तो वो क्लास 3 और 4 में आएगा जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। यूरिन आउटपुट जो है, आपका ब्लड भी एक फ्लूइड है, ठीक है, तो जब फ्लूइड लॉस होता है तो फिर जो बॉडी है वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो है बाकी फ्लूइड्स जो हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। कि जब जैसे कि आपकी गर्मी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आपका पसीना होता है बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, तो फिर गर्मियों में यूरिन आउटपुट भी कम होती है क्योंकि जो वाटर है वो वहाँ से ही ज़ाया हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह बॉडी जो है अगर एक जगह से ज़ाया हो रहा है तो वो दूसरी जगह से अब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर आपका ब्लड लॉस हो गया है तो यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाती है, लेकिन 30% से ज़्यादा ही रहेगी, मोर देन 30 ml/h के हिसाब से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितना ब्लड लॉस होता जाएगा यूरिन आउटपुट कम होती जाएगी, 20 to 30 ml/h हो जाएगी। सेकंड स्टेज में अब 5 to 15 ml/h हो जाएगी आपकी क्लास 3 में, और क्लास 4 में नेग्लिजिबल, यानी कि बिल्कुल ही यूरिन ना होने के बराबर, ठीक है। ब्लड ही इतना ज़्यादा लॉस हो गया है तो अब यूरिन कहाँ से आएगा। उसके बाद आ जाता है मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस इसमें स्लाइटली बंदा एंग्जियस होता है। आपने कभी ब्लड दिया हो तो आपको अंदाज़ा होगा, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो क्लास 2 वाले हैं ये माइल्डली एंग्जियस होते हैं, ये एंग्जियस के साथ कंफ्यूज भी हैं क्लास 3 वाले, और ये लेथार्जिक हैं क्लास 4 वाले, ठीक है, क्योंकि इनका ब्रेडिकार्डिया और बुरा हाल है इनका। और जो लास्ट वाले हैं इनिशियल फ्लूइड, जो इनको फ्लूइड रिप्लेसमेंट आपने देनी है तो क्रिस्टलॉइड्स फ्लूइड लग जाते हैं क्लास 1 में, ठीक है। अगर आपने देना तो खाली क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स लगा देते हैं। क्लास 2 में भी इसी से काम चल जाएगा, लेकिन क्लास 3 और 4 में ब्लड भी साथ लगाना पड़ता है, ठीक हो गया। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस। इन्फेंट जो होता है उसका 80 to 85 ml/kg नॉर्मल बंदे में होता है। यानी कि आपने कैसे एस्टिमेट करना है कि जो है फ्लूइड लॉस कितना हुआ है। पहले आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि उसके वेट के हिसाब से कि पर kg उसमें कितना फ्लूइड होना चाहिए, 80 to 85 ml, यानी कि बॉडी वेट का 8 to 9% आपके अंदर जो फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। और जब लॉस हो जाता है तो फिर आपको इतना माइनस कर लेता है और पता चल जाता है। और अडल्ट का कितना है, 65 से 75। बच्चों का 80 to 85 है, लेकिन अडल्ट का 65 to 75 है, तकरीबन 7% ऑफ बॉडी वेट। देन वेरियस मेथड्स आ जाते हैं कि ब्लड लॉस को कैसे आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्लिनिकल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, शॉक में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा ब्लड क्लॉट जो है, अगर जो भी क्लॉट आपने देखा है, जो निकाला है, तकरीबन जो है अगर उसके साइज़ जो है एक फिस्ट आपकी जो है उसके इक्वल है, हम उसको कहते हैं तकरीबन वो 500 ml का है, ठीक है। स्वेलिंग इन क्लोज्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो होता है टिबिया और ह्यूमरस का जो होता है वो तकरीबन उसमें डिफरेंट फ्रैक्चर जो है ना उनका ब्लड लॉस डिफरेंट होता है।
टिबिया और ह्यूमरस का अगर फ्रैक्चर हुआ है ना तो उसमें तकरीबन 750 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है, ठीक है। लेकिन जो है फीमर का जो होगा, फीमर आपको पता थाई एरिया जो है रिचली ब्लड सप्लाई होती है, तो इसका ब्लड लॉस 1500 ml से ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 15। अगर टिबिया या आपकी ह्यूमरस डैमेज हुई है तो तकरीबन 750 आपने अज्यूम करना है इतना हुआ है ब्लड लॉस। और अगर फीमर डैमेज है तो आपने यानी फ्रैक्चर हो गया तो आपने कहना 1500 तक हो गया। लेकिन जो पेल्विस होता है ना उसमें 2000 से ऊपर चला जाता है, यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ। सेवरल लीटर्स ऑफ ब्लड कैन एक्यूमुलेट इन अ रिट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा, ठीक है, पेल्विक फ्रैक्चर में से भी ज़्यादा होता है। देन उसके अलावा स्वैब वेइंग करनी होती है कि जो स्वैब्स होते हैं जिससे आपने खून वगैरह साफ़ किया है उस बंदे का, जो आपने यूज़ किया ड्यूरिंग सर्जरी है जहाँ पर भी, तो आपने उसको उन स्वैब्स को वेट करना होता है, फिर ड्राई वेट को माइनस कर देते हैं, तो फिर वो जो बाकी जो है ब्लड उसके कपड़ों में या जहाँ पे भी जमा हुआ था आपने उसको वेट करना है, ठीक है। सकर और ड्रेनेज बॉटल्स ये जहाँ पे भी ब्लड उस ऑपरेशन के दौरान जो था उनको स्वैब्स वगैरह को का वज़न करते हैं और फिर जो है उसका ड्राई वेट को माइनस कर देंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इतना ब्लड था। उसके अलावा जो हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रेट और सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक कर लेते हैं, वहाँ से भी पता चल जाता है कि जितना ये कम होगा उतना मतलब ब्लड लॉस हो गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने लिखा है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का ये मतलब नहीं है कि ब्लड लॉस नहीं हुआ, ठीक है। हमने क्या कहा था, क्लास 1 और 2 में ब्लड प्रेशर तो तकरीबन नॉर्मल रहता है, ठीक है। 30% ऑफ ब्लड लॉस में क्या था, ब्लड प्रेशर जो है ये 30% ब्लड लॉस था ना क्लास 2, तो यहाँ तक तो आपका ब्लड प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ। वही बात उन्होंने की है कि जो ब्लड लॉ अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है ये कम नहीं हुआ या ज़्यादा नहीं हुआ, नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये नहीं ब्लड लॉस नहीं हुआ। 30% तक कोई सिम्टम नहीं आता ब्लड प्रेशर की तरफ से, ठीक है। जो साइन है वो क्या है, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया अर्लीस्ट साइन होता है जब ब्लड लॉस हो जाएगा, टैकीकार्डिया होगा। वो तो आपने पहले देखा, पल्स रेट जो है 100 तक चला जाता है, ठीक है। क्लास 1 में भी 100 तक चला, तो टैकीकार्डिया है मेन सिम्टम। उसके बाद ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है, सबसे पहले आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, हेमरेज को रोकना पड़ेगा। आपने उसके लिए आपको सोर्स का पता होना चाहिए। रिमेंबर ब्लड ऑन द फ्लोर +4 मोर, ठीक है। कि आपने क्या चीज़ें देखनी है, एक तो अगर ब्लड आपको नज़र आ जाए फ्लोर के ऊपर गिरा है वहाँ पे देखें कि एक्सटर्नल हेमरेज होगा या, और 4 चीज़ें आपने चेक करनी है, चेस्ट, पेल्विस, एब्डोमेन और थाई, ठीक है। सो जो ब्लीडिंग होती है, अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुई है वो तो आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। आपने 4 जगहों पे उसके अलावा जो ब्लड ऑन द फ्लोर होगा यानी कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग है वो तो नज़र आ जाएगी, लेकिन जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो आपने 4 जगहों पे चेक करनी है, ठीक है। हेमरेज अक्सर नज़र नहीं आता। आपने चेस्ट चेक करनी है, चेस्ट में हीमोथोरैक्स होगा या कार्डियक टैम्पोनेट होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हेमरेज हुआ है। पेल्विक फ्रैक्चर्स जो हैं आपको पता है तकरीबन 2000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस कर देते हैं, सो इसलिए ये एरिया चेक करना ज़रूरी है उनके रिट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा वगैरह ना बना हो। एब्डोमेन जो है ये फास्ट, आपको हमने लास्ट लेक्चर्स में भी किया कि फ़ास्ट या DPL वगैरह से हम हेमरेज जो है वो चेक कर लेते हैं, तो जिनको नहीं पता फास्ट और DPL के, हमने वैसे लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। थाई जो है, थाई का फ्रैक्चर जो होता है, फीमर का फ्रैक्चर आपको पता है 1500 ml ऑफ ब्लड लॉस करा देता है, तो इसलिए थाई जो है उसका भी आपने चेक करना है। अब आपने कैसे रोकना है, सबसे पहले प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर देते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही हो ना वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर देते हैं, बहुत मतलब उसे प्रेशर से जो होता है ब्लीडिंग रुक जाती है, इफेक्टिव तरीका है। उसके अलावा पैकिंग क्या होता है, ब्लीडिंग सरफेस को पैक कर देते हैं कि कोई एब्डोमिनल गाज या कुछ भी यूज़ करके। ब्लीडिंग जो है अगर लिवर वगैरह में हो रही है तो फिर उसके लिए तो पैकिंग जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। लाइक इंटरनल हेमरेज हो गया ना, ऊजिंग ऑफ ब्लड हो रही है, यानी कि दूसरे वाला वो हेमरेज नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, गाज इस्तेमाल करने हैं, एब्डोमिनल गाज। और पोजीशन जो होती है वो आपने पेशेंट की जो होती है वो बनानी होती है। लाइक अगर उसकी लिम्ब में फ्रैक्चर है, उसके पाँव पे या उसकी लेग में, तो उसको एलिवेट कर देते हैं कि भाई जो वहाँ से ब्लड लॉस ना हो, तो पोजीशन वगैरह चेंज कर देते हैं। टॉर्निक्वेट्स यूज़ करते हैं, इससे मैसिव हेमरेज जो होते हैं लिम्स वगैरह के उसके लिए टॉर्निक्वेट्स। एड्रीनालिन सोक्ड गाज होते हैं, ये भी यूजिंग ऑफ ब्लड को रोकने के लिए, एपिस्टैक्सिस वगैरह को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। बोन वैक्सेस होती हैं, ये टॉर्निक्वेट के बाद उन्होंने फिर से 1 2 3 ओके अच्छा, बोन वैक्स होती है, ये क्रीम फॉर्म में मिलती है जो कि बोन्स के ऊपर अप्लाई की जाती है कि वहाँ से जो है यूजिंग ऑफ ब्लड ना हो। डायथर्मी टेक्निक होती है, ये ऑपरेशन के दौरान यूज़ की जाती है ताकि जो स्मॉल ब्लीडिंग वेसल्स हैं उनको आप क्या कर दो, सील कर दो। देन सर्जिकल लाइगेशन होती है, लाइगेशन में क्या करना होता है कि अब्जॉर्बेबल स्यूचर मटेरियल्स वगैरह लगा देते हैं कि वो जो ब्लीडिंग पॉइंट है उसको बंद ही कर देना आपने, ठीक है, लाइगेट कर देनी है वो जो आर्टरी हो गई है जहाँ जो भी वेसल है। देन थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन होती है कि आपने ल्यूमन ऑफ द ब्लीडिंग आर्टरी कैन बी फिल्ड विद स्मॉल आर्टिफिशियल एम्बोलाई,
टू अरेस्ट हेमरेज के जो आर्टरी का ल्यूमन है वहाँ पे आप आर्टिफिशियल जो है वो एक एम्बोलाई डाल देते हो, ठीक है। वो थेराप्यूटिक होता है, उसका नुकसान नहीं होता, ठीक है। उसका बस काम ये है कि वहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो ना करे, बाद में उसको रिमूव कर दिया जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में ऐसा किया जाता है। अब सेकंड कंडीशन है ब्लड रिप्लेसमेंट। हमने कहा था कि पहले आपको सोर्स का पता होना चाहिए, ब्लीडिंग को रोकना है, उसको अरेस्ट करना है, वो हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है, ब्लड रिप्लेसमेंट करनी है। ये पेशेंट के रिस्पांस पे डिपेंड करेगा कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करानी है या नहीं। ऑब्जर्व करें पेशेंट का इनिशियल फ्लूइड थेरेपी से रिस्पांस, ठीक है। पहले फ्लूइड थेरेपी करते हैं, दैन उसके बाद ब्लड रिप्लेसमेंट करते हैं। फ्लूइड थेरेपी का इंशाल्लाह एक चैप्टर है, वो हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। सो ऑब्जर्व करना है उसका इनिशियल रिस्पांस फ्लूइड थेरेपी से जो है वो आपने देखना है। पेशेंट जिनका ब्लड लॉस वाज ग्रेटर दैन एस्टिमेटेड, दोज विद ऑनगोइंग ब्लीडिंग हु रिक्वायर ऑपरेटिव और एंजियोग्राफिक कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। कि वो रिस्पांस जो है आपको उससे क्या चीज़ पता चलेगी, या तो कि उस बंदे का जो हेमरेज है या जो ब्लड लॉस हुआ है वो उसके एस्टिमेशन यानी जितना होना चाहिए था उससे भी ज़्यादा है। लाइक हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है फ्रैक्चर ऑफ फीमर में 1500 ml ब्लड लॉस होता है, लेकिन जो उसकी ब्लीडिंग है उसका जो उसने रिस्पांस दिया है फ्लूइड थेरेपी से, वो उससे हमें पता चलेगा कि कहीं उसका अगर उसने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, उसको ठीक हो जाना चाहिए ना। हमने उस हिसाब से रखे होते हैं कि 1500 ml ब्लड लॉस हुआ है, उस हिसाब से हमने रखा हुआ है कि इतना इसको ब्लड लगाना है। लेकिन जो है उसका रिस्पांस अगर वैसा नहीं आया तो उसका मतलब है कि ब्लड उतना लॉस नहीं हुआ, इससे ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सेकंड चीज़ उन्होंने कहा या अभी भी कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। आप ब्लड लगाते जा रहे हो, रिस्पांस नहीं आ रहा, फ्लूइड आपने लगाए हैं, रिस्पांस जो है अच्छा नहीं है, इसका मतलब या तो ब्लीडिंग चल रही है या पहले से ही ब्लड जो है वो ज़्यादा लॉस हो गया है, या फिर ऑपरेटिव और एंजियोग्राफिक कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कि ब्लीडिंग जो है वो अभी भी चल रही है, उसको कंट्रोल करें पहले। Resuscitation in the operating room can be accomplished with the direct control of bleeding and the restoration of intravascular volume simultaneously। क्या आपने रिसोसिटेशन करनी होती है ऑपरेशन रूम में, उसमें दो चीज़ें आपने एक साथ करनी है, एक तो कंट्रोल करनी है ब्लीडिंग को, ठीक है, और दूसरा ये जो ब्लड लॉस हुआ है उसका वॉल्यूम भी आपने दोबारा से गेन करना है ना, ठीक है। ब्लीडिंग को रोक के ये दो आपने हमने कहे हैं स्टेप्स, ये दोनों आपने साइमल्टेनियसली करने होते हैं। द क्लास 3 and 4 हेमरेज यूजुअली रिक्वायर ब्लड रिप्लेसमेंट, ये हमें पता है। देन इनिशियल फ्लूइड थेरेपी जो हमने कहा था उसका रिस्पांस बहुत चीज़ें हमें बता देता है। वो इनिशियल फ्लूइड थेरेपी हमने वार्म इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सच एज नॉर्मल सेलीन और रिंगर लैक्टेट इज़ यूज्ड फॉर इनिशियल रिसोसिटेशन। के स्टार्ट पे जो आप रिसोसिटेशन देते हो आप रिंगर सॉल्यूशन या रिंगर लैक्टेट या सेलीन यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड प्रोवाइड्स ट्रांजिएंट इंट्रावेस्कुलर एक्सपेंशन एंड फर्दर स्टेबिलाइज द वेस्कुलर वॉल्यूम by replacing accompanying fluid loss into the interstitial and intracellular spaces। इसका क्या काम है इनिशियल फ्लूइड थेरेपी का, एक तो ट्रांजिएंट आपकी जो इंट्रावेस्कुलर एक्सपेंशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि आपका वेस्कुलर वॉल्यूम जो बहुत कम हो गया था उसको मेंटेन किया। थर्ड चीज़ जो है वो ये जो वॉल्यूम है उसने मेंटेन कैसे किया कि जो फ्लूइड लॉस हुआ था वो उसने उसकी जगह पे आपने दूसरा फ्लूइड दे दिया, ठीक है। इंटरस्टिशियल या दूसरी स्पेसिस की वजह से जो आपका ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया ना, उसकी जगह आपने और फ्लूइड लगा दिया है, तो उससे वेस्कुलर वॉल्यूम एक तो रिस्टोर हो गया, स्टेबल हो गया, और दूसरा जो है जो जितनी थोड़ी देर के लिए जो वेस्कुलर एक्सपेंशन चाहिए थी वो हो जाएगी इनिशियल फ्लूइड थेरेपी की वजह से। 1 to 2 लीटर्स फॉर अडल्ट एंड 20 ml पर kg फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स, ठीक है। ये डोज है जितनी देते हैं। ये बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए 1 से 2 लीटर, और जो बच्चे हैं उनके वेट के हिसाब से 20 ml पर kg। एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ रिसोसिटेशन फ्लूइड शुड बी बेस्ड ऑन पेशेंट रिस्पांस। ये बात हमने पहले भी पढ़ी कि पेशेंट के रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि कितना फ्लूइड लगेगा। इनिशियल फ्लूइड आल्सो इंक्लूड्स द फ्लूइड गिवन इन प्री हॉस्पिटल पीरियड, के इनिशियल जो आपने हॉस्पिटल लाते लाते एम्बुलेंस वगैरह में या कहीं पे जो उसको फ्लूइड लगा है, ये सारे फ्लूइड्स जो हैं वो ऐड अप होंगे इसमें। उसके बाद है पैटर्न ऑफ रिस्पांस टू इनिशियल फ्लूइड थेरेपी, के इनिशियल फ्लूइड थेरेपी से जो रिस्पांस आते हैं 3 तरह के आते हैं। रैपिड आ सकता है, ट्रांजिएंट या मिनिमल और नॉन रिस्पांस। रैपिड रिस्पांस क्या कहता है कि पेशेंट जो है उसने फ्लूइड के हमने कहा था ना रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि कितना हमने उसको फ्लूइड लगाना है। रैपिड रिस्पांस है कि पेशेंट ने फ़ौरन से रिस्पांस किया है, ठीक है। अब वो हीमोडायनामिकली नॉर्मल हो गया है, इनिशियल का जो आपने स्टार्ट बोलस उसको दिया फर्स्ट डोज के बाद ही, ठीक है। बंदा स्टेबल हो गया है। अब आपने क्या करना है कि फ्लूइड जो है स्लो टू मेंटेनेंस रेट, अब उसकी स्पीड कम कर देते हैं कि अब सिर्फ मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो अगर इनिशियल रैपिड रिस्पांस होता है कि फ़ौरन उसने रिस्पांस दे दिया, अच्छा रिस्पांस आ गया। पेशेंट्स यूजुअली हैव लॉस्ट मिनिमल ऑफ ब्लड एंड देयर इज़ नो ऑनगोइंग ब्लड लॉस। ये जो रैपिड रिस्पांस आता है किन पेशेंट्स में आता है कि जिनका ब्लड लॉस जो होता है तकरीबन 20% से कम हुआ होता है और अभी उनकी कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट रैपिडली रिस्पांस कर देते हैं।
ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है? द रिस्पॉन्ड टू इनिशियल फ्लूइड बॉलर्स देन रिवर्ट टू प्रीवियस स्टेट ओवर द नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स। कि पहले उन्होंने रिस्पॉन्स किया था, ट्रांजिएंट है ना, थोड़ी देर के लिए उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद पहली कंडीशन में चले गए 10 से 20 मिनट के बाद। इसका क्या मतलब है कि ऑन गोइंग ब्लड लॉस है, मॉडरेट किस्म का, कि अभी ब्लड लॉस हो रहा है। थोड़ी देर के लिए जो ठीक हुआ था, इसका मतलब है कि उसका बैलेंस हुआ, लेकिन फिर से ब्लड लॉस हो गया है, तो बंदा इनिशियल कंडीशन पे आ गया। इसका मतलब है ब्लड कहीं से लॉस हो रहा है उसका। एंड सोर्स ऑफ ब्लीडिंग शुड बी आइडेंटिफाइड, और फिर पहले उसको ट्रीट करो उसके बाद। देन मिनिमल और नो रिस्पॉन्स होता है कि सिवियरली वॉल्यूम डिप्लीटेड जो बंदे होते हैं, कि लाइक जो 3rd या 4th क्लास वाले बंदे हैं, उनमें ये मिनिमल या नो रिस्पॉन्स आएगा। लाइकली टू हैव मेजर ऑनगोइंग लॉस, और इनकी ब्लीडिंग अभी भी चल रही है और बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। परसिस्टेंट अनकंट्रोल ब्लीडिंग वाले बंदे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे, क्योंकि फ़ायदे नहीं, आप ऊपर से फ्लूइड लगाते जा रहे हो, कहीं और से निकली जा रहा है, ठीक है। तो पहले उसको साइड को ढूंढो, इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन लेना पड़ेगी। वन वेरी ओकेजन, एक बहुत रेयर जो चीज़ होती है वो ये है कि रिस्पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं किया, फेल हो गया, ठीक है। ये बहुत रेयर है, लेकिन ये भी होता है। इसका क्या वजह है? कि पंप फेलियर हो सकता है, ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ ब्लंट कार्डियक इंजरी, कि हार्ट जो है वो आगे ब्लड पंप ही नहीं कर रहा, कि हार्ट को इंजरी बुरी तरह आई है, या कार्डियक टैम्पनेट है, या टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। इन केसेस में क्या होता है कि रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हेमरेज ख़त्म हो गया। उसके बाद शॉक है। शॉक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।